हेलो बच्चों, वेलकम टू तिब्रा एकेडमी क्लासेस ऑनलाइन। तो बेटा अभी तक हमने देखा है लाइफ प्रोसेस के अंदर कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, और लास्ट क्लास में हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। बेटा अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में या अब जो हम बात करेंगे, मेनली हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। मीन्स सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम देखेंगे हार्ट किस तरीके से काम करता है, और हम देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, मीन्स लाइक लिम्फ है एंड ब्लड है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और बेटा वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हर एक न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करने का काम करता है। मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन साइड द बॉडी and which is responsible to transport the everything what we are taking. Like we are taking oxygen, so that is transported by the help of the circulatory system. We are taking a food, and that also transport the in whole body by the help of the circulatory system. That's why the circulatory system is the most important system. तो वन बाय वन कर कर हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ होती है, किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपको देखने मिल रहा है कि स्लाइड में आपको बहुत प्यारा सा डायग्राम देखने मिल रहा है। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर हमको देखने मिल रहा है बेटा हार्ट है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमको हार्ट देखने मिल रहा है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जारी ब्लड वेसल्स जारी है। जो ब्लू कलर की आपको ब्लड वेसल्स देखने मिल रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। जबकि आपको देखने मिल रहा है रेड कलर की ब्लड वेसल्स, जो बेटा क्या कर रही है, उस ब्लड को कैरी कर रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। मीन्स हमको ये भी देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स मीन्स द ट्यूब्स विच कैरी टू द ब्लड। मीन्स वो ट्यूब जो ब्लड को कैरी करती है, दैट इज नोन एज द ब्लड वेसल्स। अब हमको ब्लड वेसल्स में भी देखना है कि आर्टरीज क्या होती हैं, वीन्स क्या होती है, किस तरीके से वो वर्क को परफॉर्म करती है ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन कर हम इन सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक। और देखिए बेटा यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सर्कुलेशन। तो हम सर्कुलेशन प्लांट्स के अंदर भी देखेंगे, और सर्कुलेशन हम एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। एंड वी नो वेरी वेल कि अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन जो होता है, दैट इज द हार्ट। भाई हार्ट ही मेन ऑर्गन क्यों है? क्योंकि यही ब्लड को पंप करता है, और ब्लड जब पंप होता है तो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। दैट्स वाई द हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ देर इज इन हार्ट तो सर्कुलेशन, एंड इफ देर इज नो हार्ट सो देर इज नो सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखिए बेटा हमको देखने मिल रहा है कि हार्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पर एरोटा है, कहाँ पर एट्रियम है, कहाँ पर वेंट्रिकल्स है, किस तरीके से एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, किस तरीके से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाता है, ब्लड किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वॉल के अंदर जाएगा, फिर किस तरीके से ब्लड जो होगा वो लंग्स के अंदर जाकर ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और पूरी की पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन कर हम एक एक चीज को डिटेल में और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले बात आ जाती है बेटा कुछ फैक्ट्स की। मीन्स अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ फैक्ट्स देखें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ फैक्ट्स होते हैं। जैसे कि याद रखना बेटा, हमारी बॉडी के अंदर वीन्स प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड को कैरी करती हैं, जिनको हम वीन्स बोलते हैं। और जितनी भी वीन्स होती हैं, सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। Means the all veins present inside the body which is responsible to carry the deoxygenated blood. Deoxygenated blood का मतलब है बेटा ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। और जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो प्रेजेंट होता है मेनली कहाँ पर? वेन्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर। तो पल्मोनरी वेन्स ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऐसी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बाकी पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर जितनी भी वेन्स होती है, सारी की सारी बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फिर दूसरी बात आती है हमारे पास आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या होती है? तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज है, द ऑल आर्टरीज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेनली जितनी भी आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर हमको ऑक्सीजनेटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड मिलता है। बाकी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ो, जितनी भी आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर है, सारी की सारी बेटा कंटेनिंग होती है मेनली किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर आती है हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज वो होती है जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती है, और ये दोनों ही तरीके के ब्लड को कैरी करती है। मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी और बेटा
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी। तो हमको यही देखना है इस चैप्टर के अंदर। तो पहला ही फैक्ट हमारे पास यही बता रहा है हमको कि द राइट साइड पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिखा हुआ है यहाँ पर, द राइट साइड पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजन टेक। बेटा अभी हम देखेंगे कि राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आएगा दैट विल बी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी से फिर ब्लड जाएगा कहाँ पर, लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर किस लिए जाएगा, ताकि के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन मिस हो, और ऑक्सीजन जैसी मिक्स हो जाएगी फिर वो ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ पर बेटा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जैसे ही आएगा तो वो जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा और पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि अगर हम देखेंगे तो जो हमारा हार्ट का राइट साइड होता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दैट कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड बेटा, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर यही लिख रखा है, द राइट साइड पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, मीन्स जो राइट साइड है हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। और बेटा वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, हमारे लंग्स के अंदर जाएगा। किस लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, हमको ऑक्सीजन डालनी है मेनली किसके अंदर, ब्लड के अंदर। एंड द लेफ्ट साइड पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बेटा जो हमारा राइट साइड पार्ट होता है हार्ट का वो क्या करता है, मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। मीन्स लेफ्ट एट्रियम हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के अंदर मेनली क्या आता है बेटा, लंग्स से ब्लड आता है, और लंग्स से जो ब्लड आता है दैट विल बी अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है दैट कंटेन टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स कैसा ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, देखिए। एंड फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को कैरी करेगा किसके अंदर, एरोटा के अंदर, और एरोटा ही बेटा क्या करेगा, ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द आर्टरी कैरी द लेफ्ट साइड पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। के लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है। एंड द आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, द अरोटा इज कॉल्ड द लार्जेस्ट आर्टरीज। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना बेटा हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी आर्टरी है, हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड वेसल्स है जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स है, दैट नेम इज द अरोटा। और अरोटा रेस्पॉन्सिबल होता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर मेनली कैसे ब्लड को ट्रांसफर करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स है या सबसे बड़ी जो आर्टरी है दैट इज द अरोटा। और अरोटा का काम होता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नेक्स्ट बात आते हैं वीन्स, एंड वीन्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट। अब देखो क्या होता है कि बेटा फिर हमारे पास होता है सुपीरियर वीना क्या हुआ एंड इंफीरियर वीना का। अभी हम देखेंगे ये सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे एनिमेशन के थ्रू, और वन बाय वन करके एक एक चीज़ के इमेजेस देखेंगे। तो हमारी जो हार्ट होता है राइट एट्रियम होता है, और राइट एट्रियम के अंदर कुछ वीन्स आती हैं, एंड दैट वीन्स इज नोन एज द सुपीरियर वीना क्या हुआ एंड इंफीरियर वीना क्या हुआ। और सुपीरियर वीना क्या हुआ एंड इंफीरियर वीना क्या हुआ, ये दोनों की दोनों क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है मेनली किसके अंदर बेटा, मेनली राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ पर यही दिखा रखा है कि द वीन्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट, दैट नोन एज द वीना क्या हुआ इज द लार्जेस्ट वीन। तो याद रखना कौन सी सबसे बड़ी वीन है जो हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आएगी, दैट इज वीना कैवा, सुपीरियर वीना कैवा एंड इंफीरियर वीना कैवा। वो कौन सी आर्टरी है जो सबसे बड़ी है हमारी बॉडी के अंदर, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेगी और पूरे का पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, दैट वन एंड ओनली एरोटा। ठीक है, एंड द पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने अभी आपको बताया कि बेटा जितनी भी आर्टरी हैं सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट रिमेंबर सिंस यू आर लुकिंग एट द हार्ट, द राइट इज ऑन द लेफ्ट। ठीक है, देखो क्या होता है कि एक्चुअली अगर हम देखें तो हमको ऐसा लगता है कि जो हार्ट है हमारा वो लेफ्ट साइड है, एक्चुअली दैट इज नॉट इन अ लेफ्ट साइड नहीं होता है। एक्चुअली हमारा जो हार्ट होता है वो बेटा प्रेजेंट होता है बिल्कुल मीडियस्टीनम कैविटी में। मीडियस्टीनम कैविटी का मतलब होता है कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, और बीच में हमको एक स्पेस देखने मिलता है, उसको बोलते हैं मीडियस्टीनम कैविटी। तो मीडियस्टीनम कैविटी के अंदर हमको हार्ट देखने मिलता है, और हार्ट मेनली दो लंग्स के बीच में है। और दो लंग्स का मतलब कि जो हमारा थोरेसिक रीजन है, इतना जो हमारा ये थोरेसिक रीजन है, तो थोरेसिक रीजन के बिल्कुल जस्ट बीच में हमको देखने मिलता है हार्ट।
हमको इसलिए लगता है लेफ्ट में हार्ट है क्योंकि जो हार्ट होता है वो हल्का सा झुका हुआ होता है या हल्का सा टिल्टेड होता है, दैट्स व्हाई वी फील द हार्ट प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, बट एक्चुअली दैट इज नॉट इन अ लेफ्ट साइड, दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, मींस इनसाइड द मीडियस्टिनम कैविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कि भैया वो कौन सा फ्लूइड है जो रेस्पॉन्सिबल होता है जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, ये जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बनना है उन सबको बॉडी से बाहर करना है, ये बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वी नो वेरी वेल दैट इज द ब्लड। तो ब्लड बेटा एक फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर दैट इज रेस्पॉन्सिबल जो भी हम चीज़ खा रहे हैं उसको पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और बेटा हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट बनना है उस सभी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए थ्रू द किडनी मींस ब्लड हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए कैसे समझेंगे हम ब्लड को, तो ऐसे समझ लीजिए वी हैविंग एन लिक्विड, और उस लिक्विड के अंदर ये समझ लीजिए कि सैंड पड़ा है, मींस वी हैव बोतल, हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भर दिया है। अब उस लिक्विड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और वो पार्टिकल समझ लेते हैं किसी सैंड के पार्टिकल है या सॉइल के पार्टिकल है। तो जैसे ही हम सॉइल के पार्टिकल या सैंड के पार्टिकल को पानी के अंदर डाल देंगे, सो दीज पार्टिकल विल बी सस्पेंडेड इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, मींस बोतल के कंटेनर में बोतल में या कंटेनर का जो बॉटम है निचला हिस्सा है वहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे को दो लेयर देखने मिलेगी, एक तो बेटा जो बॉटम के अंदर है और एक देखने मिलेगा हमको बॉटम से ऊपर। तो जो बॉटम के पास है दैट इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो क्या है ऐसा पार्ट है जो कि इनसॉल्युबल है, और उसके ऊपर जो है दैट इज वाटर, मीन्स वो लिक्विड पार्ट है। तो याद रखना बेटा ब्लड के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ब्लड के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं सेल्स जिनको हम बोलते हैं कार्पस्कल्स पार्ट ऑफ द ब्लड, और कुछ पार्ट होता है बेटा जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो कहने का मतलब ये है हमारे ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड मैनी मोर। तो वो सारी की सारी सेल्स जो होती है वो किस में रहती है, मेनली प्लाज्मा के अंदर रहता है। तो प्लाज्मा लाइक इन वाटर एंड द सेल्स लाइक इन सैंड और सोइल। ठीक है बेटा, तो मेनली याद रखना कि ब्लड जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, किससे, सेल्स वाले पार्ट से या कार्पस्कल्स, और बेटा प्लाज्मा वाले पार्ट से। So blood having in two part, the first is the plasma and the second is the cells। और याद रखना बेटा जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और जो हमारी सेल्स होती है ब्लड के अंदर दैट इज 45%। कितना, 45%। अब देखिए यहाँ पर दिखा रखा है हमको कि अगर हम ब्लड वेसल्स को देखें तो फॉर एग्जाम्पल बेटा ऐसे समझ लीजिए कि इट इज द ब्लड वेसल्स, ये क्या है बेटा हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इट इज द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स के ल्यूमन के अंदर देखें मींस जो ब्लड वेसल, फॉर एग्जांपल इट इज ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स अंदर से खोखली है बेटा, तो खोखले पार्ट के अंदर देख रहे हैं कि कौन क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, कि बेटा हमको देखने मिली है यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये टाफी शेप में देखने मिले, इट इज़ द आरबीसी, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द आरबीसी। तो बेटा ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, एंड इट ऑल्सो एन आरबीसी। तो आपको ये टॉफी शेप में देखने मिली है, रेड कलर की है, दैट इज आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स। और बेटा दूसरी आपको देखने मिली है यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट सी है, मीन्स वाइट सी है, एंड इट इज नोन एज द, इट इज द डब्ल्यूबीसी। क्या होती है बेटा ये, मेनली डब्ल्यूबीसी होती है। तो दो तो सेल देख लिया हमने कौन कौन सी, एक तो आरबीसी एंड सेकंड क्या बेटा डब्ल्यूबीसी। अब तीसरी रह गई है, और तीसरी कौन सी है बेटा प्लेटलेट्स। तो आपको ये वॉयलेट कलर की देखने मिली छोटी छोटी, इट इज नोन एज द प्लेटलेट्स। तो याद रखना है कि अगर हम देखेंगे ब्लड्स के अंदर तो ब्लड के अंदर हमको तीन चीज देखने मिलेगी, मीन्स तीन सेल्स देखने मिलेंगी, WBC, RBC एंड द लास्ट इज प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तो हो गई सेल वाले पार्ट की बात। अब बचेगा क्या, मेनली सिर्फ प्लाज्मा बचेगा। तो बेटा इसी तरीके से यहाँ पर दिखा रखा है कि 55% प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, और बेटा 45% क्या होता है, मेनली सेल होता है। और ये वही कंडीशन है जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर लिक्विड को भरेंगे, लिक्विड में थोड़ा सा हम रेत को या सॉइल के पार्टिकल को डालेंगे तो वो सारा का सारा सस्पेंड हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है रेड वाला पार्ट, ये सस्पेंडेड पार्ट है, मीन्स ब्लड का क्या है, सस्पेंडेड पार्ट है। और सस्पेंडेड मीन जो सारा का सारा नीचे बैठ चुका है, सेटल डाउन हो चुका है। ठीक है, और बेटा अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमको ऊपर देखने मिल रहा है ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा डार्क, इसमें क्या है WBC है। तो नीचे जो है इट इज़ द RBC वाला पार्ट, और बेटा ऊपर जो है WBC वाला पार्ट, और इसी के अंदर हमको प्लेटलेट देखने मिलेंगी। तो ज़्यादा पार्ट आपको जो देखने मिल रहा है बेटा वो किसका है, RBC का है, और ऊपर जो थोड़ा सा देखने मिल रहा है आपको उसमें WBC भी है और बेटा प्लेटलेट्स भी है। तो याद रखना प्लेटलेट, WBC एंड RBC ये तीनों के तीनों जो होते हैं 45% पार्ट में होते हैं, जबकि उससे अलग आपको जो देखने मिल रहा है ये प्लाज्मा वाला पार्ट, ये कितने परसेंट है बेटा 45%। और याद रखना प्लाज्मा इज नथिंग दैट इज द येलो कलरिंग लिक्विड,
मीन्स जब कहीं से कट होता है, वुंड होता है, तो वहाँ पर लाइट येलो कलर का एक लिक्विड निकलता है, एंड दैट लिक्विड इज नोन एज द प्लाज्मा। एक्चुअली दैट लिक्विड इज व्हाट, दैट इज द प्लाज्मा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब देखिए किस तरीके से हम ब्लड को अलग कर सकते हैं। मीन्स भाई अभी तो हमने देखा है कि भैया हम ब्लड को निकाल लेंगे, अब ब्लड के अंदर हमको सेल कैसे देखने मिलेंगे। तो बेटा करना क्या है, ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द टेस्ट ट्यूब। ये क्या है बेटा, टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, ब्लड को भर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, ये ब्लड को भर दिया, इसके अंदर हमने ब्लड को भर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारे पास एक मशीन होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करती है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है तो जितने भी इंसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, और जो लिक्विड होगा बेटा वो ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, जैसे ऐसी समझ लीजिए भाई, बोतल है, बोतल के अंदर मिक्सी जो होती है, मिक्सी भी एक तरीके से मिक्सी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करती है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर दिखा रखा है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर ब्लड, खैर ये ब्लड नहीं है यहाँ पर, मैंने तो आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो हमको देखने मिल रहा है मेनली, ये एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड भर देते हैं। जैसे ही ब्लड को भर देंगे तो जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बस चलेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चलने की वजह से जितना भी बेटा ब्लड वाला पार्ट होगा, वो मीन जितने भी सेल वाला पार्ट होगा वो नीचे बॉटम में जमा हो जाएगा और उसके ऊपर प्लाज्मा आएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए अभी हमने दिखाया, तो बेटा फॉर एग्जांपल ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन थी। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन ने क्या करा, ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं भी, सेल्स और प्लाज्मा, उन दोनों को अलग कर दिया। तो जब हम अलग करेंगे तो हम इस तरीके से देखेंगे कुछ कि भैया यहाँ पर हमको क्या क्या देखने मिल रहा है। मीन्स प्लाज्मा देखने मिल रहा है जो कि 55% है, और जो 45% है वो हमको सेल वाला पार्ट देखने मिल रहा है, कोरपस्कल वाला, जिसमें बेटा आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, प्लेटलेट्स होंगे। ठीक है, देखिए और देखो दिखा भी रखा है यहाँ पे, लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि द सेंट्रीफ्यूज सैंपल ऑफ द ब्लड। ब्लड का क्या है, सेंट्रीफ्यूज सैंपल है। मीन्स टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने भरा ब्लड को, हमने सेंट्रीफ्यूज करा, तो सेंट्रीफ्यूज करने की वजह से जितने भी सेल वाला पार्ट है वो सारे का सारा नीचे सेटल डाउन हो चुका है, और ऊपर बचा है सिर्फ और सिर्फ बेटा लिक्विड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो देखिए बेटा यहाँ पर अभी हमने देखा, अभी हमने आपको बताया कि बेटा अगर हम ब्लड के अंदर देखेंगे तो डिफरेंट तरीके की सेल्स होती है, और बेटा वही सारी सेल्स देखने मिल गई यहाँ पर। ये क्या है, प्लेटलेट्स है, ये क्या है बेटा, आरबीसी है, और ये क्या है बेटा, डब्ल्यूबीसी। और बेटा हर एक सेल की शेप अलग होती है। मीन्स डब्ल्यूबीसी की शेप अलग है, आरबीसी की शेप अलग है, प्लेटलेट्स की शेप अलग होती है। तो याद रखना हर एक सेल की शेप अलग होती है, जो यहाँ पर आपको स्लाइड में देखने मिल रही है। ठीक है, आपको पीछे मेरे देखने मिल रहा है स्लाइड के अंदर, किस स्लाइड में बेटा, देखिए ये प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट्स की बिल्कुल अलग ही शेप है कि नहीं। तो प्लेटलेट्स बिल्कुल अलग ही तरीके से अलग ही शेप में देखने मिल रहा है। ये बेटा आरबीसी है, आरबीसी बिल्कुल ऐसे लग रहा है, इट्स लाइक एन टॉफी, है ना, टॉफी की शेप में है। जबकि बेटा अगर हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी को, सो डब्ल्यूबीसी के अंदर, अब देखो डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है बेटा एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब है कि कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी है जिसके अंदर हमको ग्रैन्यूल्स देखने मिलेंगे, मीन्स दाने से देखने मिलेंगे, जैसे राइबोसोम्स होते हैं इस तरीके के। और कुछ ऐसी होती है जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती है, ए फॉर एब्सेंट एंड ग्रेन्युलोसाइट मीन्स ग्रैन्यूल्स। तो ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, दैट डब्ल्यूबीसी इज द ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको, ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और जो ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है वो मेनली दो तरीके की होती है, एक तो होती है हमारे पास मोनोसाइट, और दूसरी होती है बेटा हमारे पास लिम्फोसाइट। अभी लिम्फोसाइट भी दो तरीके होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, अभी आगे हम देखेंगे। और जो ग्रैनुलेटेड होती है वो तीन तरह की होती है, मेनली कौन सी, बेसोफिल होती है, इयोसिनोफिल होती है एंड न्यूट्रोफिल्स होती है। जैसे यहाँ पर देखने मिल रहा है आपको कि फॉर एग्जाम्पल इट इज बेसोफिल एंड इट इज न्यूट्रोफिल एंड इट इज इयोसिनोफिल। तो बेटा याद रखना, बेसोफिल हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए एंड इयोसिनोफिल, ये तीनों की तीनों हमारी क्या है, ग्रैन्युलेटेड डब्ल्यूबीसी। क्या है ये, ग्रैन्युलेटेड डब्ल्यूबीसी। देखिए आपको देखने तो मिल रहा है कि भाई ये वाली डब्ल्यूबीसी देखो और ये वाली डब्ल्यूबीसी देखो, तो इनके अंदर आपको ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स देखने मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल्स देखने मिल रहे हैं। और ये ग्रैन्यूल शो कर रहे हैं कि दीज डब्ल्यूबीसी आर ग्रैन्युलोसाइट्स। ये डब्ल्यूबीसी कौन सी बेटा, ग्रैन्युलोसाइट है। जबकि आप इस वाली में देखिए, क्या इसमें आपको ग्रैन्यूल्स देखने मिलने हैं, दाने के शेप में देखने मिले नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज द एग्रेनुलोसाइट, सिंपल।
ठीक है, तो याद रखना बेटा एग्रेनुलोसाइट दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जबकि अगर हम देखेंगे एग्रेनुलोसाइट दो तरीके, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट को देखो तो बेटा तीन तरीके की, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। समझ में आई बात? देखिए नेक्स्ट। तो बेटा देखिए अभी मैंने आपको बताया, और दिस एन वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। एक काम करना, एक पेज लेना और उस पेज पर ये पूरा का पूरा चार्ट बना लेना। ठीक है, जैसे बेटा बेहतरीन चार्ट है, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग विद टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर अगर हम देखें ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर हमको तीन चीज़ देखने मिलनी है। पहली आती है बेटा आरबीसी, एंड सेकेंड इज प्लेटलेट, एंड थर्ड इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वो सॉरी ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में डब्ल्यूबीसी। बेटा याद रखना डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। आपको इमेज तो देखने मिल रही है सबकी भाई, ये हमको टॉफी शेप में, दैट मीन्स आरबीसी है। ये देखने मिल रही है हमको क्या बेटा, डब्ल्यूबीसी है। अब देखो मैंने आपको बताया बेटा डब्ल्यूबीसी दो तरीके की होती है। पहला आएगा हमारे पास ग्रेनुलेटेड, और बेटा दूसरी कौन सी है हमारे पास, ग्रेनुलेटेड वाली है। तो दो तरीके की डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। जैसे कि भाई ग्रेनुलेटेड है तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल। जब आप 11वीं क्लास में आएंगे तो इनके न्यूक्लियस भी याद रखने पड़ेंगे आपको। जैसे कि ध्यान से देखो कि भाई अगर हम देखें तो हमारे पास जो न्यूट्रोफिल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के अंदर आपको तीन न्यूक्लियस देखने मिलेंगे। एक तो छोटा सा ये रहा है, एक यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको मेनली तीन न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से देखने मिल रहे हैं, एक, दो, तीन। तो तीन न्यूक्लियस देखने मिल रहे हैं। बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स में देखो तो दो न्यूक्लियस देखने मिल रहे हैं ना, और बेसोफिल्स में देखोगे तो इसमें बेटा हमको दो न्यूक्लियस देखने मिले। तो 11वीं क्लास में आपको ये भी याद रखना है कि भैया जो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स है उसके अंदर न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या है, मीन्स एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, तीन न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है बेटा हमारे पास ग्रेनुलेटेड की, किसकी, मेनली ग्रेनुलेटेड की, वो एग ग्रेनुलेटेड की। एग ग्रेनुलेटेड को देखेंगे तो बेटा दो तरीके की होती है। एक तो होती है हमारे पास कौन सी बेटा, लिम्फोसाइट्स वाली होती है। कौन सी होती है बेटा, लिम्फोसाइट्स वाली होती है। और दूसरी कौन सी होती है बेटा, मोनोसाइट्स वाली होती है। कौन सी, मोनोसाइट्स वाली। तो मोनोसाइट्स वाली हमारे पास देखने मिल रही है, ये मोनोसाइट्स वाली है। और बेटा ये हमारे पास कौन सी है, लिम्फोसाइट्स वाली है, ठीक है। लिम्फोसाइट वाली, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एनके सेल। एनके सेल का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल। इनको बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे इम्यून सिस्टम में। तो इम्यून सिस्टम के अंदर जो एनके सेल होती है, नेचुरल किलर सेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या आप 11वीं में देखोगे, 10th में आपको नहीं याद रखना, बस याद रख लेना कि हाँ भैया जो लिम्फोसाइट्स होती है वो तीन तरीके की। कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड एनके सेल मींस नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा बेहतरीन डायग्राम में एकदम। सो फॉर एग्जाम्पल बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर कितना परसेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम प्लाज्मा देखेंगे तो कितना परसेंट है, मेनली 45% है। कितना है बेटा, 45% है, वो सॉरी 55, सॉरी 55% मीन्स ब्लड के अंदर जो 55% है दैट इज प्लाज्मा। कितना बेटा, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर देखेंगे तो बेटा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली किसमें होती है, सब कुछ प्लाज्मा के अंदर होती है। देखिए तो फॉर एग्जाम्पल याद रखना बेटा, प्लाज्मा के अंदर देखेंगे तो 90% वाटर होता है। कितना परसेंट, 90% वाटर होता है, ठीक है। 10% क्या होते हैं, कुछ डिजोल्व सोल्यूट होते हैं। 10% इज डिजोल्व सोल्यूट। 10% क्या होते हैं बेटा, डिजोल्व सोल्यूट होते हैं। और बेटा और क्या देखने मिलेगा प्लाज्मा के अंदर, याद रखना बेटा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी देखने मिलेंगे। मैंने आपको बताया था जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था कि बेटा 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ मिल जाती है, वो प्लाज्मा के अंदर मिक्स हो जाती है। 23% जो होती है वो हीमोग्लोबिन में चिपक जाती है, और 70% जो होती है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होकर प्लाज्मा मिक्स हो जाती है। मीन्स जो प्लाज्मा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सबको भी डिजोल्व करने का काम करता है अपने अंदर, ठीक है। तो याद रखना बेटा जितना भी हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं उसके थ्रू जो ऑक्सीजन ले रहे हैं दैट विल बी एंटर फर्स्ट इनसाइड द प्लाज्मा, आफ्टर दैट एंटर इनसाइड द आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वही कैरी करता है ऑक्सीजन को। हमने देखा पिछली क्लास में, देखा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो और फिर हमने देखा था बेटा कि अगर हम एक्सपायरेशन करते, सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने में होता यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारी की सारी मिक्स हो जाती है मेनली किसके अंदर,
वो 7% तो मिक्स हो जाएगी प्लाज्मा में, 23% हो जाएगी बाइंड हीमोग्लोबिन पे, और बेटा जो 70% बचेगी वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कहाँ पर जाएगी, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रखा है कि अगर हम देखेंगे तो 90% जो तो वाटर होता है, 10% सोल्यूट होता है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ भी हमको डिसॉल्व फॉर्म में देखने मिलती है। और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, याद रखना बेटा, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होती है। अब प्लाज्मा प्रोटीन को याद रखने का जो बेस्ट तरीका है वो है बेटा फैग। क्या है? फैग। तो फैग से याद रखना आप FAG। ठीक है, तो फैग इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन्स होती है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीन्स अगर हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो वो मेडिसिन पहले चिपकेगी कहाँ पर, प्लाज्मा पर, और प्लाज्मा प्रोटीन पर। जैसी प्लाज्मा प्रोटीन पर बाइंड होगी फिर फिर प्लाज्मा प्रोटीन जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वो मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। मीन्स अगर प्लाज्मा प्रोटीन ना हो तो मेडिसिन बाइंड ना हो, मेडिसिन बाइंड ना हो तो मेडिसिन का जो इफेक्ट होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर वो हमको नहीं मिलेगा। और भी बेटा बहुत सारे काम होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के, तो याद रखना द प्लाज्मा प्रोटीन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन ऑफ द ब्लड। ब्लड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन अगर कोई है तो वो प्लाज्मा है। और बेटा हीमोग्लोबिन भी एक तरीके की प्रोटीन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मगर हमें याद रखना है मेनली किसकी, प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होती है बेटा वो मेनली कितनी होती है, 3 होती है। याद रखने का तरीका, F फॉर फिब्रिनोजन, F फॉर फिब्रिनोजन। ठीक है, F फॉर फिब्रिनोजन। दूसरा होता है बेटा A फॉर एल्ब्यूमिन, A फॉर एल्ब्यूमिन। ठीक है, A फॉर एल्ब्यूमिन। एंड थर्ड इज G फॉर ग्लोब्यूलिन, G फॉर ग्लोब्यूलिन। तो याद रखना बेटा कि प्लाज्मा के अंदर में 3 प्रोटीन होती हैं, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। और तीनों का निमोनिक जो है याद रखना वो FAG, फैग। द फैग इज द प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो याद रखना बेटा, अभी मैंने लिखवा दिया प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, और याद रखना है इसका कितना परसेंट होता है, 7.1% होता है। ठीक है, अब 2% बेटा हमारे ब्लड के अंदर लिपिड प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, और जो हम खाना खा रहे हैं वो भी प्रेजेंट है, मीन्स न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। और याद रखना बेटा जो लिपिड होता है ना, अगर वो हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसऑर्डर विच कॉज द लॉट्स ऑफ डिसऑर्डर इनसाइड द बॉडी पार्ट्स। लाइक अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखना जो लिपिड होता है या फैट होता है वो मेनली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, मगर एक हद से ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम कर देगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन जो है कोलेस्ट्रॉल की वो 239, और 239 से ज़्यादा होता है, सो दैट मीन्स आपकी ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है या फैट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना बेटा द लिपिड्स इफ प्रेजेंट इन अ नॉर्मल कंडीशन सो दैट इज ओके, एंड इफ दैट विल बी हाई इनसाइड द ब्लड सो दैट विल बी कॉज टू द डिसऑर्डर। ठीक है, एंड दैट कैन अफेक्ट टू द अदर बॉडी पार्ट्स। और क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्लाज्मा के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है। याद रखना कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दिस बोथ आर द आयंस विच हेल्प्स टू मेक द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। मीन्स कैल्शियम हो गया और फॉस्फोरस हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जबकि अगर हम देखेंगे बेटा जो हमारे पास सोडियम होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम ज़्यादा होगा तो बीपी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बीपी कम होता है और डॉक्टर मीज़र करता है कि भैया आपका बीपी कम है, तो डॉक्टर कहता है कि आपको अगर जूस लेना है तो उसमें ज़्यादा नमक ले सकते हैं, क्योंकि नमक के अंदर अगर हम देखें तो बेटा नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl, एंड Na इज वॉट, दैट इज सोडियम। और सोडियम अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो बेटा वो कम बीपी को ज़्यादा कर देगा। मीन्स जो बीपी कम था अब वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बीपी ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपको सोडियम या सोल्ट को कंज्यूम नहीं करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सोडियम क्या करता है, बीपी को ज़्यादा करता है। ठीक है, जबकि पोटेशियम क्या करेगा बेटा, बीपी को कम कर देगा। अगर पोटेशियम ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर तो पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा, और सोडियम ज़्यादा हो जाएगा तो बीपी ज़्यादा हो जाएगा। और बेटा सोडियम जो तो और भी बहुत सारे काम करता है बीपी से अलावा, जैसे एक्शन पोटेंशियल करता है। हमारा जो ब्रेन कर रहा है काम, या ब्रेन जो हर एक पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है
और ये आप समझोगे जब जब आप 11th क्लास में नर्वस सिस्टम पढ़ोगे या मेडिकल में डिटेल पढ़ोगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो बेटा वही ये सारी प्रोटीन है कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है। तो प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजन है। और याद रखने का तरीका हमारे पास FAG फैग, FAG फैग। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बात आती है बेटा हमारी जो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा के अंदर कुछ हमको एंटीबॉडीज भी देखने मिलती है। रिसाइड द प्लाज्मा ऑल्सो हैवन सम एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी क्या होता है बेटा? कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो वाई शेप की होती है। आपको देखने तो मिल रही है यहाँ पर ये प्रोटीन है और यह कैसे कलर कैसी है? वाई शेप की है। मीन्स ये वाई शेप की जो प्रोटीन है इट इज नोन एज द एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीबॉडी का मेन काम ये होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है या कोई वायरस आता है, उसके अगेंस्ट काम करना, तुरंत उसको डेड कर देना। और जब ये काम नहीं कर पाती किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट या किसी वायरस के अगेंस्ट, तुरंत हम बीमार हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? वैक्सीन लगवाते हैं। तो वैक्सीन वगैरह में एक्चुअली होता क्या है कि वैक्सीन जो हम लेते हैं वो हमारी ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड के अंदर जाकर एंटीबॉडीज़ को बनवाएगी। ठीक है, तो याद रखना बेटा एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली बनती है, मगर कभी कभी किसी बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बन पाती, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है? बाहर से एंटीबॉडी को लेना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन। जैसा भी हमने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, तो कोरोना की वैक्सीन क्यों लगवाई हमने? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोरोना को मारने वाली एंटीबॉडीज नहीं थी। इस वजह से हमने क्या करा कि बाहर से वैक्सीन की फॉर्म में हमने एंटीबॉडीज को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा लिया। अगर कोरोना वायरस आएगा तो हम तुरंत तैयार उससे लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। देखिए बेटा इस तरीके से वायरस की सरफेस पर लगती है और उसको हमारी बॉडी के अंदर चिपकने नहीं देंगी। मीन्स वायरस क्या करता है? हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसके ऊपर स्टिक हो जाता है, चिपक जाते हैं। और जैसे ही चिपक जाएगा तो अपना जो DNA है वो हमारी सेल के अंदर इंसर्ट करवा देगा, जिसकी वजह से हमारी जो सेल है वो अपने DNA को तो डेड कर देगी। अब जो भी कुछ काम होगा हमारी सेल के अंदर वो वायरस के DNA के कंट्रोलिंग में होगा। मीन जैसा वायरस का DNA कहेगा ऐसे ही काम आएगा। मीन्स ऐसा ही काम होगा हमारी सेल के अंदर। और वायरस के DNA के अंदर लिखी हुई रहती है सब कुछ डेंजरस इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से वायरस काम करता है एक्चुअली। ठीक है, तो बेटा आपको देखने मिल रहा है कि रेड कलर के एंटीबॉडीज है और ये वायरस को मार रही है। इट्स लाइक एन बुलेट, इट्स लाइक एन बुलेट ऑफ द गन। मीन्स जो गन के अंदर बुलेट होती है, जैसे किसी का लगती है वो एकदम इंसान डेड हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जो एंटीबॉडीज होती है बिल्कुल बुलेट्स का काम करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो इट इज व्हाट? इट इज द RBC। इट इज व्हाट? इट इज द RBC। और याद रखना बेटा आपको देखने मिल रही है कि जो RBC है ना बीच में से ये मीन्स पिचकी हुई रहती है या कोलैप्स रहती है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि बेटा जब RBC इमेच्योर होती है मीन्स परिपक्व होती है, बेबी फॉर्म में होती है। जब RBC छोटी होती है, जब नई नई बनती है, तो उस समय उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। मगर जैसी RBC बड़ी होती जाती है, जैसी RBC बड़ी होती जाती है तो कुछ कंडीशन की वजह से उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बाहर निकल जाता है। जब न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा तो मैच्योर RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहेगा। इस वजह से बेटा हम मैच्योर RBC को नॉन न्यूक्लिएटेड RBC बोलते हैं। और बेटा नीट में भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और 10th में भी बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर उसका नाम क्या है? सो दैट इज वन एंड ओनली RBC। सो RBC इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, देखिए सो इट इज RBC। ये बेटा हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमको क्या देखने मिल रहा है बेटा? ये RBC देखने मिल रही है। ठीक है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इट्स लाइक एन टॉफी। अब सब थोड़ा सा RBC के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली RBC क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, देखिए सो द एरिथ्रोसाइट्स आर द फंक्शनल component of the blood involved in the transport of the gases nutrients through the human body। तो वी नो वेरी वेल बेटा जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ पर चिपकती है? वो चिपकती है मेनली कहाँ पर? हीमोग्लोबिन पर। एंड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड द RBC। अब RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सारी की सारी कहाँ चिपकेगी? ऑक्सीजन पे। मीन्स जहाँ भी ट्रांसपोर्ट होनी होगी RBC वो हीमोग्लोबिन पर, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होनी होगी वो हमारे RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पर चिपकेगी और RBC जहाँ जहाँ ऑक्सीजन दे रही है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देगी। इसी वजह से बेटा यहाँ पर लिख रखा है कि जो ऑक्सीजन होता है या गैसेस एक्सचेंज होता है वो थ्रू द RBC होता है, या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय द हेल्प ऑफ द RBC। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। एंड ऑल्सो कॉल्ड द रेड ब्लड सेल्स। और बेटा हम RBC को और क्या बोलते हैं?
इट ऑल्सो नोन एज द रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। एंड हैव नो न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, क्योंकि बेटा ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। एंड थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। एंड द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन कवर द सेल साइटोप्लाज्म। और जैसे हमको हर एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन देखने मिलती है, बिल्कुल इसी तरीके की सेल मेम्ब्रेन देखने मिलती है आरबीसी के अंदर। याद रखना बेटा, जो सेल की डिस्कवरी हुई थी पहली बार, वो फ्रीजिंग मेथड ऑफ आरबीसी के थ्रू हुई थी। मीन्स आरबीसी के थ्रू हमने आरबीसी को डिस्कवर करा था। इस चीज को याद रखना, एक तरीके का फैक्ट और एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, शेप की बात करें आरबीसी की, तो बेटा आरबीसी की जो शेप होती है दैट इज बाई कॉनकेव। ठीक है, तो बाई कॉनकेव एक्चुअली ये होती है। तो जो एग शेप है ना, इट इज नॉन एज द बाई कॉनकेव। भाई अगर पूरी गोल है और गोल को हल्का सा पिचका दो या कंप्रेस कर दो, तो वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सो दैट शेप इज नोन एज द बाई कॉनकेव शेप। तो याद रखना बेटा, जो हमारी आरबीसी होती है उसकी शेप बाई कॉनकेव होती है, या आप ओवल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके डायमीटर की बात करें तो बेटा आरबीसी का डायमीटर होता है वो 7.4 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 7.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, और आरबीसी जो जिंदा रहती है वो 120 दिन तक रहती है। कितना? 120 दिन तक। सो व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी? द आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है दैट इज 120 डेज। जैसे आरबीसी को लगेगा कि भैया मेरी जिंदगी के 120 दिन पूरे हो चुके हैं, तो वो स्प्लीन के अंदर जाएगी और वहां पर डेड हो जाएगी। इसी वजह से बेटा स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। मीन्स आरबीसी का जो कब्रिस्तान है दैट इज स्प्लीन। सो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो बेटा स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, मगर आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। देखिए बेटा, यहाँ पर दिखा रखा है जो मैंने आपको बताया कि जो इमेच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, मैच्योर आरबीसी में नहीं होता है। देखिए ये हमारे पास आरबीसी इमेच्योर है अभी। पहले ये स्टेम सेल प्रेजेंट है तो बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो क्या करेगा? पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को बनाएगा, उसके बाद में एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसी एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज होती है इमेच्योर आरबीसी की, तुरंत बेटा न्यूक्लियस निकल जाता है और आरबीसी बन जाती है कैसी? नॉन न्यूक्लिएटेड। तो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद जो आरबीसी की फॉर्म आती है दैट इज द रेटिक्यूलोसाइट, और रेटिक्यूलोसाइट के कुछ दिन बाद आरबीसी एक नॉर्मल मैच्योर आरबीसी की तरह बन जाती है। तो याद रखना, जो बेटा इमेच्योर आरबीसी होती है दैट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, देखिए तो ये हमको आरबीसी देखने मिल रही है, और आरबीसी के अंदर कंटेनिंग द हीमोग्लोबिन। और आरबीसी के अंदर क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन होता है, और इसकी शेप बाइकॉनकेव होती है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और इसका काम होता है मेनली ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो अगर हम देखेंगे तो हमको आरबीसी को अगर हम काटते हैं, एरिथ्रोसाइट को मीन्स आरबीसी को अगर काटते हैं, तो बेटा उसमें हीमोग्लोबिन देखने मिले। और याद रखना बेटा, हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 चेन से जुड़ा होता है, अल्फा एंड बीटा। यार अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, 11th में जाओगे जब याद रख। ठीक है, ये मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही बताया। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक, देखिए आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी 2 चैन होती है, बीटा एंड अल्फा चेन, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, तो 2 तरीके की चैन होती है हीमोग्लोबिन की। कौन सी? अल्फा 1 और अल्फा एंड बीटा, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, ये जो आपको येलो कलर के देखने मिल रहे हैं इनको बोलते हैं बेटा हम हीम। और हीम पर जो छोटा सा आपको डॉट देखने मिल रहा है रेड कलर का दैट इज नोन एज द आयरन। इसको क्या बोलते हैं? आयरन। और आयरन के अंदर कैपेबिलिटी होती है टू कैरी द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करने की जो मेन कैपेबिलिटी होती है वो किसकी होती है? आयरन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो स्लाइड में आपको दिखा रखा है ये आरबीसी है। ठीक है, तो ये आरबीसी है बेटा, और ये क्या चीज़ है? ये डब्ल्यूबीसी है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है, कैशो शेप में। ठीक, जो काजू होता है ना बिल्कुल उसी के शेप में डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस होता है। ठीक, और ये छोटी छोटी जो आपको देखने मिली इट इज प्लेटलेट्स। ये क्या है बेटा? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो याद रखना ये सब चीज़ क्या है? प्लेटलेट्स। ठीक बेटा, देखिए नेक्स्ट बात आती है बेटा डब्ल्यूबीसी की, एंड वी नो वेरी वेल द डब्ल्यूबीसी आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज द ग्रेनुलेटेड एंड द सेकंड इज द ए ग्रेनुलेटेड। और यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है जो ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी होती है बेटा वो मेनली 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? मेनली बेसोफिल होती है, इओसिनोफिल होती है, एंड द लास्ट इज द न्यूट्रोफिल होती है। तो सबसे पहले आती है देखो बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और देखो याद रखने का जो तरीका है ना ग्रेनुलोसाइट्स को याद रखने का तरीका है वो है बेन 10 का बेन ले लो।
बेंटेन का जो बैन होता है उससे याद रख सकते हैं। बी फॉर बेसोफिल, ई फॉर इओसिनोफिल एंड एन फॉर न्यूट्रोफिल। और याद रखना बेटा, जो बेसोफिल होती है और न्यूट्रोफिल्स होती है वो कहीं ना कहीं एलर्जिक रिएक्शन करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो एलर्जी होती है ना, वो दो कंडीशन की वजह से हो सकती है। या तो हमारी बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, मीन्स कोई फंगाई वगैरह या दांत खुजली हो रही है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी हो जाएगी। या बेटा कभी कभी क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली जो बेसोफिल होती है, न्यूट्रोफिल होती है, वो एलर्जिक रिएक्शन करती है। तो याद रखना कभी कभी क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द बेसोफिल और न्यूट्रोफिल हो सकती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। ठीक है, और याद रखना बेटा, जो बेसोफिल्स होती है वो फैगोसाइटोसिस करती है। क्या करती है? फैगोसाइटोसिस। एंड फैगोसाइटोसिस में फैगो में सिंगल एंड साइटोसिस में सेल, किसी डेंजरस सेल को खाना, दैट इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस। और मेनली किस तरीके की सेल को खाती है? या तो बैक्टीरिया को खा सकती है या एजेंट्स वायरस को खा सकती है। तो वायरस को और बैक्टीरिया को जो खाने का काम करते हैं मेनली कौन करती है? WBC। और कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कैंसरस सेल बनती है, मीन्स अगर बॉडी को लग रहा है कि कैंसर सेल बननी है, तो स्टार्टिंग में जो कैंसर सेल को डेड करने का काम करती है वो बेटा WBC कहीं ना कहीं करती है। जब भाई हद से ज़्यादा कैंसर हो जाता है तो फिर ये WBC काम करना बंद कर देती है। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि सबसे पहले WBC ने वायरस को लिया और तुरंत अंदर जाकर ब्रेक डाउन कर देगी, लिया और अंदर जाकर ब्रेक डाउन कर देगी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एंटीबॉडी इज बाउंड कैंसर सेल। एक मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडी बनी और वो एंटीबॉडी लगेंगी जाकर कहाँ पर? कैंसर सेल पर। जैसे लग जाएंगे तुरंत उनको WBC खा लेगा। जैसे यहाँ दिखा रखा है कि एंटीबॉडीज बाउंड कैंसर सेल, मीन कैंसर सेल पर एंटीबॉडी लगी हुई है और उसी बाउंडेड एंटीबॉडी कैंसर सेल को WBC इंगल्फ कर रही है या WBC खा रही है। दैट्स वाई द WBC इज द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। मीन्स अगर WBC है तो इम्यूनिटी ठीक रहेगी, बार बार बीमार नहीं होंगे। और अगर WBC का लेवल कम हो गया हमारी बॉडी के अंदर तो बेटा तुरंत हम बीमार हो जाएंगे। और याद रखना, 1 ml ब्लड के अंदर 7,000 से लेके या 6,000 से लेके 11,000 तक WBC होती है। 1 ml में 7,000 से लेके 11,000 तक WBC होती है। अगर WBC 7,000 से कम हो गई मीन्स इम्यून सिस्टम लो, बार बार बीमारी आती रहेगी, बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा। अगर ऐसा होता है कि WBC 11,000 से ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी वो कैंसर का इंडिकेशन भी देती है। तो याद रखना, अगर WBC 7,000 से ज़्यादा हो जाती है तो बेटा वो कैंसर का इंडिकेशन देती है। और ये भी याद रखना कि बेटा मैंने आपको RBC का नहीं बताया, तो याद रखना 1 ml RBC के अंदर, वो 1 ml ब्लड के अंदर 45 लाख टू 55 लाख RBC होती है। मीन्स 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन RBC 1 ml ब्लड में देखने मिलेंगी। और उसी 1 ml ब्लड के अंदर 7,000 से लेकर 11,000 WBC देखने मिलेंगी। और एक बीमारी होती है एड्स। तो एड्स में होता है बेटा, जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और जब उसकी रिपोर्ट कराते हैं हम तो जो WBC आती है वो 7,000 से भी कम होती है। दैट मीन्स इम्यून सिस्टम कम हो गया है। ठीक है, ये क्या नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए दिखा रखा है कि ये हमारे पास WBC है बेटा, फॉर एग्जाम्पल WBC। और देखिए किस तरीके से बैक्टीरिया को खाएगी। ठीक है, तो एक बार और देखिए एनिमेशन में। सबसे पहले WBC आई वाइट कलर की और यहाँ पर ये वायरस है और इस वायरस को एकदम से इंगल्फ कर खा जाएंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स WBC जो करती है बेटा वो फैगोसाइटोसिस करती है। क्या करती है? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। देखिए जैसे यहाँ दिखा रखा है WBC है और इस तरीके से ये बैक्टीरिया को कैप्चर कर लेंगे। दैट मीन्स WBC जो होती है वो फैगोसाइटोसिस करती है। क्या करती है बेटा? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, देखिए इस तरीके से करेगी और यहाँ पर इसको डाइजेस्ट कर देगी। WBC पर आया, इसने अपनी बॉडी के अंदर लिया और जो बैक्टीरिया होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो याद रखना कि जो बेटा WBC होती है इट हेल्प्स टू डिक्रीज द इन्फेक्शन एंड टू ईट द बैक्टीरिया, ताकि क्या हमारी बॉडी जो है वो सेफ रहे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो थोड़ा सा WBC के बारे में देख लेते हैं।
तो पहली बात, द वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या बेटा? ल्यूकोसाइट। आरबीसी का क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है। एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज, या हमें बीमारी से मीन्स बीमारी ना हो, बार बार बीमार ना हो, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड डब्ल्यूबीसी आर इंटरल्यूकियंस एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। अब देखो इंटरल्यूकियंस क्या होती है बेटा? इंटरल्यूकियंस कुछ केमिकल्स होते हैं विच फॉर्म द एलर्जिक रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी क्या करती है? एलर्जिक रिएक्शन करती है। और इंटरल्यूकियंस जो होती है कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं डब्ल्यूबीसी से, और बेटा ये मेनली एलर्जिक रिएक्शन को कराते हैं। अगर हम देखें तो डब्ल्यूबीसी जो होती है बेटा वो दो तरह की होती है। पहली बात आती है हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स। कौन सी? ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरी कौन सी आती है बेटा? ए ग्रेन्युलोसाइट। दूसरी कौन सी है बेटा? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। सो इट इज ए ग्रेन्युलोसाइट। अब हमको पता है कि भैया अगर हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट तो न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट को देखेंगे तो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। समझ में आई बात? देखिए नेक्स्ट, अगर फंक्शन की बात करें डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है तो वी नो वेरी वेल। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को खाता है, हमारी बॉडी को सेफ करता है, बीमारियों से बचाता है। तो वही लिख रखते हैं, दो दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ये हमारी बॉडी को किसी जीवाणु से या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है, वायरस से बचाता है, कोई पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है बेटा एनी एजेंट विच एंटर इनसाइड द बॉडी एंड कॉज डिजीज। मीन्स कोई भी ऐसा एजेंट या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे और हम बीमार हो जाएं, वो हर एक एजेंट्स क्या कहलाता है बेटा? पैरासाइट कहलाता है। ठीक है। एंड कैंसरस सेल को भी खाने का काम किसका होता है? मेनली बेटा डब्ल्यूबीसी का होता है। किसका होता है? डब्ल्यूबीसी। एंड दे डिस्ट्रॉय द डेड सेल। और बेटा ये करती क्या है? डेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डेड सेल होती है उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है। आपने देखो कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं तो पिंपल्स को हम कंप्रेस करते हैं, व्हाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है, व्हाइट कलर का जेल निकलता है, दैट इज व्हाट? दैट इज डेड डब्ल्यूबीसी, जिसको हम पस बोलते हैं। तो पस इज व्हाट? दैट इज डेड डब्ल्यूबीसी। ठीक है। एंड द पार्टिसिपेट इन द इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स। याद रखना बेटा, अगर हमको स्वेलिंग आ रही है मीन्स एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, हम खुजाते रहते हैं, उसके बाद स्वेलिंग आ जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इन्फ्लामेटरी एक्शंस को भी दिखाती है, मीन्स इन्फ्लामेशन करने का भी कहीं ना कहीं काम डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ये है हमारे डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी की शेप क्या है? रेगुलर। दे डज नॉट हैव फिक्स शेप। इसके पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट बात आती है बेटा प्लेटलेट्स की। किसकी? प्लेटलेट की। ठीक है। तो ये समझ लीजिए प्लेटलेट है, समझ लीजिए प्लेटलेट है। डब्ल्यूबीसी भी ऐसी होती है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट में से कोई भी देखोगे तो दोनों की शेप सेम सी होती है। बस इतना फर्क है, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो रेगुलर शेप बना देती है अपना, जबकि प्लेटलेट ऐसा करती है कुछ होती, तो इसकी भी रेगुलर शेप में। डब्ल्यूबीसी की शेप थोड़ा चेंज होती रहती है उस। बेटा पहले बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट का काम क्या होता है। प्लेटलेट का काम मेनली होता है बेटा ब्लड क्लॉटिंग करना, मीन्स खून का थक्का जमाना, मीन्स ब्लड को क्लॉट कर देना। इस फॉर एग्जांपल हमारा कहीं वूंड हो गया है या कहीं से कट गया है तो तुरंत करंट जम जाता है या ब्लड स्टॉप हो जाता है और अनहोना। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट। मीन्स प्लेटलेट क्या करती है? ब्लड लॉस को रोकती है, वहीं जमा देती है ब्लड को। और अगर प्लेटलेट ना हो तो खून बाहर निकलता रहेगा और ब्लड की कमी हो जाएगी। और बेटा ब्लड की कमी को क्या बोलते हैं हम? एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। सो एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड अमाउंट विल बी एंड डिक्रीज इनसाइड द बॉडी। और एनीमिया कई कंडीशन से हो सकता है, एक्सीडेंटली हो सकता है, वैसे साइकिल की वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ द डिलीवरी और पार्चुरेशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। देखिए किस तरीके से काम करते हैं। पहले बेटा ये डब्ल्यूबीसी आ रही है, ब्लू कलर की जो है इट इज डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी लग जाएंगी यहाँ पर, और ये एल फॉर मीन्स ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर लग जाएंगी ये वुंड। चलिए दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सबसे पहले क्या है? मीन्स पहले ये कटिंग पार्ट था जहाँ से वुंड हो चुका है, यहाँ पर अगर ब्लू कलर की है डब्ल्यूबीसी लग गई है। और ये क्या है? आरबीसी है। ये येलो कलर की जो देखने मिली हमको आरबीसी। अब देखिए आरबीसी कोई बाहर निकल रही है नहीं ना, तो प्लेटलेट इस तरीके से आरबीसी को या ब्लड के लॉस को रोकती है। ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर देखिए वुंड हो चुका है फॉर एग्जांपल,
यहाँ पर चोट लग चुकी है। अब यहाँ पर ये वाइट कलर की जो है इट इज़ द प्लेटलेट, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगे और आरबीसी को निकलना बंद कर देंगे। देखिए आ गई प्लेटलेट ने एक लेयर बना ली। अब तुरंत आरबीसी देखिए बाहर नहीं जा रही है, सारी आरबीसी सीधी सीधी जाएंगी। ठीक है, अभी तो बाहर भी जा रही है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर लग गए डब्ल्यूबीसी, वो प्लेटलेट लग गई। अब प्लेटलेट लगने की वजह से बाहर आरबीसी नहीं निकलेंगे, मीन्स ब्लड बाहर नोस नहीं। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात आती है प्लेटलेट का काम क्या होता है। तो याद रखना बेटा, हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस मीन्स अगर ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो जो ब्लड का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। मीन्स अगर ब्लड बाहर निकल जाए किसी भी तरीके से तो ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी होना मीन्स जो हमारा ब्लड का होम्योस्टेसिस है वो अनबैलेंस हो गया है, मीन्स कम हो चुका है ब्लड। तो ब्लड जो हमारे ब्लड का होम्योस्टेसिस होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसको मेंटेन करने का काम होता है बेटा किसका, प्लेटलेट। और प्लेटलेट क्या करती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। नेक्स्ट, और बनती कहाँ से है, ये बनती है बोन मैरो से। याद रखना बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये तीनों की तीनों कहाँ से बनती है, बोन मैरो से बनती है। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मेनली प्रेजेंट है जो हमारे बोन्स होती है। तो बोन्स के अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज द बोन मैरो। ठीक है, और इसको कुछ लोग खाते भी है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, जो बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक द ब्लड सेल्स, मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, एंड द सेल फ्रेगमेंट ऑफ द मैगो कैरियर्स इन द बोन मैरो एज छोड़ो एंड प्लेटलेट आर नॉट सेल। एक्चुअली ये जो होती है ना, ये केमिकल इंड्यूसर्स होती हैं। आप 11th क्लास में आएंगे तो वहाँ समझेंगे किस तरीके से प्लेटलेट होती है। प्लेटलेट एक केमिकल्स को निकालती है, ठीक है, फिर वो केमिकल आगे जाकर और केमिकल को एक्टिवेट करता है, फिर जाकर फिब्रिल्स बनती है, फिब्रिल एक जाल बनाती है, जाल बनाएगी तुरंत क्या होगा, ब्लड जो हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा था, लॉस हो रहा था, वो लॉस होना बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से ये बोलते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती है बेटा वो कहीं ना कहीं केमिकल्स इंड्यूसर्स होती है, और वो केमिकल जो होते हैं ब्लड को गाढ़ा बनाते हैं और ब्लड को लॉस होने से रोकते हैं। ठीक है, और याद रखना जो प्लेटलेट्स होती हैं उसका जो टाइम स्पान होता है वो कितना होता है, 1 से 2 हफ्ते का होता है। कितना होता है, 1 से 2 हफ्ते का होता है। ठीक है, और आरसीसी का कितना होता है, 120 डेज का, 120 दिन। और इसका कितना होता है, मीन्स 7 days to 14 days। देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ तक बात हो चुकी है बेटा ब्लड की। नेक्स्ट देखते हैं हम मेनली हार्ट के बारे में। ठीक, देखिए बेटा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। सो हार्ट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि बेटा ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। और ब्लड अगर पंप होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमने ऑक्सीजन लिया है या हमने कोई खाना खाया है वो सब कुछ सर्कुलेट होगा। और अगर हार्ट नहीं है, हार्ट काम नहीं करता है, तो जो भी हमने बॉडी के अंदर लिया है, कंज्यूम किया है, दैट विल नॉट बीन ट्रांसफर। और ये बताते हैं कि बेटा दुनिया के अंदर इससे बेस्ट कोई पंप नहीं बना अभी तक, क्योंकि ये बिना थके बिना रुके कंटिन्यूसली काम करता है। दैट्स वाई इट इज़ द परफेक्ट ऑर्गन ऑफ द होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का अगर कोई बिना रुके बिना थके कोई काम करता है, सो दैट इज़ वन एंड ओनली हार्ट। ठीक है, तो हार्ट से हमें कुछ सीखना ही मिलता है कि वर्क कंटिन्यू करता रहता है और बेहतरीन तरीके से करता है, और जिस दिन ये रुक जाता है तो एक इंसान रुक जाता है। ठीक है, तो 1 by 1 कर बेटा हम हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ पर कौन कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है किस वर्क को करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर हम देखें बेटा हार्ट को, तो हार्ट के अंदर बेटा हमको डिफरेंट पार्ट देखने मिलते हैं। जैसे सबसे पहला आता है बेटा, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी वेन जो होती है दैट इज वीना केवा। तो वही चीज़ बेटा ये है, इट इज़ द वीना केवा। एक ऊपर से निकला होता है दैट इज सुपीरियर वीना केवा, एक नीचे से निकला होता है दैट इज इन्फीरियर वीना केवा। और नेक्स्ट बात आता है बेटा कि ये होता है राइट एट्रियम। इट इज़ व्हाट, इट इज़ राइट एट्रियम। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, राइट एट्रियम। और ये जो होता है इसको बोलते हैं बेटा हम लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लेफ्ट एट्रियम। फिर नीचे की तरफ जो हमको देखने मिलता है वो है बेटा राइट वेंट्रिकल। इट इज़ व्हाट, इट इज़ राइट वेंट्रिकल। और जो बेटा हमको लेफ्ट साइड में देखने मिल रहा है इट इज़ व्हाट, इट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमको देखने मिल रहा है कि एक वीन आ रही, एक आर्टरी आ रही है, एंड दिस आर्टरी इज नोन एज द एरोटा। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, एरोटा बोलते हैं।
ठीक है। और हमको साइड से देखने मिल रही है, इट इज़ नोन एज द पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है बेटा? पल्मोनरी वेन्स है। ये पल्मोनरी वेन्स जो होती है ये हमारे लंग्स से जुड़ी हुई होती है। जो ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद ये जाएगा फिर कहाँ पर? पल्मोनरी वेन्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। देखिए दोबारा समझाता हूँ कि पहला ब्लड कहाँ पर आएगा बेटा? तो पहला ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। किसमें? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से राइट लंग्स के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट लंग्स के अंदर ब्लड पहुंच जाएगा। जैसे ही पहुंच जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन हम ले रहे होंगे, वही ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? ऑक्सीजनेटेड में। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ से लेफ्ट लंग्स के थ्रू, और यहाँ से आएगा, वो सॉरी यहाँ से आएगा लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स के थ्रू, और यहाँ से आएगा बेटा लेफ्ट लंग्स के थ्रू। और दोनों ही कहाँ पर ओपन होंगे? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैंने एक्चुअली एक ही डायग्राम के अंदर आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। मैं आपको फ्लो चार्ट अभी समझाऊंगा, बेहतरीन फ्लो चार्ट है जहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आता है तो वो भी लिखे आना, बात खत्म। ठीक है, देखिए बेटा, तो देखिए यहाँ पर वो सारी चीज़ दिखा रखी है जो मैंने अभी आपको बताई। पहले क्या है बेटा? सुपीरियर वीना क्या हुआ देखना है हमको ये, और ये हमको देखने मिलना है इन्फीरियर वीना क्या हुआ। तो सुपीरियर वीना क्या हुआ एंड इन्फीरियर वीना क्या हुआ। फिर देखने मिलना है बेटा हमको ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, और ये क्या है बेटा? पल्मोनरी वेन्स है जो लंग से आ रही है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होंगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है। याद रखना बेटा, राइट एट्रियम जो होता है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि ये राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से आ रहा है ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना पार्ट राइट एट्रियम, और ये नीचे का जो है ये राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक कस्प होते हैं जिसको बोलते हैं बेटा हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राई की बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको 3 देखने मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। ठीक, फिर बेटा हमको अरोटा देखने मिलना है, पल्मोनरी आर्टरी देखने मिलनी है, लेफ्ट एट्रियम देखने मिलना है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ये है। और याद रखना बेटा, जैसा भी मैंने आपको बताया कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमको एक कस्पिड देखने मिलता है, एंड दैट कस्पिड इज नोन एज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरीके से जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में हमको जो कस्प देखने मिलता है दैट इज नोन एज द बाइकस्पिड वॉल्व। और बेटा उसको हम मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये मिट्रल वॉल्व हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, ये करते क्या है? ये बैक फ्लो को रोकते हैं। मीन्स अगर ब्लड राइट एट्रियम से आ रहा है तो और वो चलेंगे कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में, तो अब वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जा सकते। मीन्स ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम ये होता है मेनली किसका? कस्प का या वॉल्व्स का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। बेहतरीन बेटा, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या आप अपनी नोटबुक पर बना लेना। तो हमको राइट एट्रियम देखने मिलता है, राइट वेंट्रिकल देखने मिलता है, दोनों के अंदर क्या है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ इनमें क्या होगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ पर बेटा? अरोटा के अंदर। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो 1 बाय 1 कर समझते हैं। सबसे पहले बात आती है कि द हार्ट पंप द ब्लड अराउंड द बॉडी, कि जो हार्ट होता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट पंप ऑफ द बॉडी, एंड इट इज अ ट्राईएंगुलर शेप। याद रखना बेटा, जो हार्ट होता है ना वो एक्चुअली कुछ इस तरीके का है।
अगर देखा जाए तो ये ट्राई एंगुलर है, ये ट्राई एंगल तो बनना है इसका। तो फॉर एग्जाम्पल हाइट इज अ ट्राई एंगुलर शेप ऑर्गन, जो बेटा एक मुट्ठी के बराबर होता है या एक फिस्ट के बराबर होता है। तो याद रखना जो हाइट होता है इट इज इन ट्राई एंगुलर, हाइट जो होगा वो ट्राई एंगुलर है, और सिर्फ और सिर्फ एक फिस्ट के बराबर होता है ह्यूमन हैंड। हमारा जो हाइट होता है वो एक मुट्ठी के शेप के बराबर होता है, ठीक है। देखिए एंड द साइज द क्लोज फिस्ट, और जो इसका साइज होता है वो क्लोज फिस्ट के बराबर होता है। मेनली किसकी बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन हाइट की। और ह्यूमन हाइट के अंदर बेटा हमको 4 चैम्बर देखने मिलते हैं। तो याद रखना मेनली हमारा जो हाइट होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, क्लोज फिस्ट के साइज का होता है, और 4 चैम्बर देखने मिलते हैं। अपर 2 चैम्बर जो होते हैं जिनको हम एट्रियम बोलते हैं, अभी हमने देखा जो छोटे हैं, और जो 2 नीचे वाले चैम्बर है दैट इज नोन एज द वेंट्रिकल। तो याद रखना द वेंट्रिकल्स आर द लोअर एंड लार्ज देन द एट्रियम, एट्रियम आर अपर एंड स्मॉल चैम्बर, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, इनके बीच में हमको सेप्टा देखने मिलता है कुछ इस तरीके का। फॉर एग्जाम्पल ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, फिर ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल। एट्रियम के बीच में एक लाइन आ गई, इसको बोलेंगे हम इंटर एट्रियम सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको, इंटर एट्रियम सेप्टम। और एक लाइन या एक सेप्टा देखने मिलता है हमको वेंट्रिकल के बीच में, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। तो इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम का मतलब कि एक लाइन आती है जो वेंट्रिकल के बीच में होती है, दैट इज इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। और एक लाइन आती है जो एट्रियम के बीच में होता है, दैट इज होता इंटर एट्रियम सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको, इंटर एट्रियम सेप्टम, ठीक है। तो याद रखना बेटा द चैम्बर आर सेपरेटेड बाय द पार्टीशन कॉल्ड द सेप्टम। जो चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए, ये मेनली किसके थ्रू, मेनली सेप्टम के थ्रू सेपरेट होते हैं। एंड द वॉल्स प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो। अभी हमने देखा कि ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, बाइकस्पिड वॉल होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखने मिल रहा है हमको, इट इज इंटर एट्रियम सेप्टम, इट इज इंटर एट्रियम सेप्टम। और बेटा ये क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मीन्स दो वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट। और बेटा कभी कभी क्या होता है कि ये जो इंटर एट्रियम सेप्टम है जो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, ये इंटर एट्रियम सेप्टम है, ये इंटर एट्रियम सेप्टम है, दूसरे को नहीं समझता हूँ। ये जो आपको देखने मिल रहा है ये इंटर एट्रियम सेप्टम है। और इंटर एट्रियम सेप्टम बेटा कभी कभी पूरा बन नहीं पाता है किसी बच्चे के अंदर, और उसी को हम दिल का छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दिल का छेद। देखिए यहाँ पर देखने मिल रहा है ना कि भाई अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमको एक पोर देखने मिल रहा है, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिल का छेद बोलते हैं। और दिल के छेद में होता क्या है भाई, यहाँ से सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ से हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड, मीन्स हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हो सकता है ऑक्सीनेटेड में चला जाए, किसकी वजह से, इस छेद की वजह से। और हो सकता है कि जो राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, इसके अंदर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर चले जाए। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सकती है, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए ही मेनली सेप्टम प्रेजेंट होता है। और जिसमें ये सेप्टम पूरी तरीके से बन नहीं पाते उसी को बेटा दिल का छेद, मेनली ये एट्रियम बने सेप्टम। देखिए बेटा, तो ये मिट्रल वॉल्व है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो ये आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व देखने मिल रहा है, और ये बेटा बाइकस्पिड वॉल्व देखने मिल। तो बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जबकि ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ है बेटा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखा रखा है कि बेटा ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, ये क्या है, एरोटिक आर्टरी जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। देखिए डिफरेंट तरीके के वॉल्व्स होते हैं, ये वॉल्व्स दिखा रखे हैं कि ये तो हमारे पास मिट्रल वॉल्व हो गया, बाइकस्पिड है, और ये हमारे पास हो गया बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो कि राइट एट्रियम के पास है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। ये है बेटा पल्मोनरी वॉल्व, क्या ये पल्मोनरी वॉल्व, और ये है बेटा एरोटिक वॉल्व, ठीक है। तो ध्यान से देखने इनको, देख
नेक्स्ट देखिए बेटा, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वीन्स। और मैंने आपको बताया कि बेटा आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है, मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जितनी वीन्स होती हैं सारी की सारी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट मेनली पल्मोनरी वीन्स को छोड़ दें। तो जितनी भी वीन्स होती हैं वो सारी की सारी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि आर्टरीज क्या है, कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स आर्टरीज क्या भाई, जो एरोटा है, एरोटा क्या है, एक आर्टरी तो है, तो वो क्या कर रहे हैं, ब्लड लेकर आ रहे हैं कहाँ से, हार्ट से, और पूरी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। मीन्स ये वो आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और वीन्स क्या होती है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स। ठीक है, कैपिलरी क्या है, कैपिलरीज बेटा वो होती है जो आर्टरी और वीन्स को जोड़ती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखने मिल रहा है आपको कि ये एक आर्टरी, फॉर एग्जांपल ये एक आर्टरी है और ये बेटा क्या है, एक वीन है, और दोनों को जोड़ने का काम किसका है, कैपिलरी का है। तो कैपिलरीज का काम होता है बेटा जो आर्टरीज होती है एंड वीन्स होती है इनको कनेक्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कितना प्यारा डायग्राम है। तो ये मेनली क्या है बेटा, वीन है, और ये क्या है बेटा, आर्टरी, और इन दोनों को जोड़ने का काम मेनली किसका है, कैपिलरी का। ठीक है, देखिए तो ये मेनली हमको आर्टरी देखने मिलती है, ये सॉरी वीन्स, ये वीन है, ये आर्टरी है, और यहाँ पर जो एक जाल से गुथा पड़ा है दैट इज नोन एज द कैपिलरी। क्या बोलते हैं, बहुत प्यारा डायग्राम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। बेटा याद रखना, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब यही होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है उसके, और जो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है, तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने का अलग रास्ता, जाने का अलग रास्ता है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने का अलग रास्ता है। मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक अलग रास्ते में फ्लो करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक अलग रास्ते में फ्लो करता है। दैट्स वाई वी हैव डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे फिशेज है, तो फिश में क्या होता है, सिर्फ एक ही एट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक ही जगह को आएंगे। जबकि हमारे क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर ब्लू पार्ट देखने मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। जबकि बेटा रेड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये अलग अलग रास्ते से कैरी कर रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर दिखा रखा है अच्छी तरीके से कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहाँ पर, दूसरा कलर लेते हैं, कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ रहा है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ पर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। बेहतरीन डायग्राम है एकदम। फिर कहाँ जा रहा है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पर जा रहा है, फिर ये लंग्स के अंदर जा रहा है। अब लंग्स क्या करेगा, ब्लड को कन्वर्ट कर देगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देगा। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आएगा बेटा कहाँ पर, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। देखिए पल्मोनरी वीन्स ये रही, और या इस वाले लंग्स की भी ये रही। ठीक है, तो याद रखना ये पल्मोनरी वीन्स जो है, जो लंग्स से आ रही हैं, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती है। फिर कहाँ पर आएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पर, एरोटा के अंदर, और एरोटा पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से ब्लड को कैरी कर दे। 1 मिनट आराम से देखिए इसको, ध्यान से देखिए किस तरीके से क्या क्या पार्ट लिख रहा हूँ। बहुत प्यारा डायग्राम है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेस्ट कोई इमेज होगा, ये इससे बेस्ट कोई एनिमेशन होगा मेनली किसको बेटा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए बेटा, तो ये हमको दिखा रखा है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है दैट इज नोन एज द ऑक्सीजनेटेड, जिसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। और जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, मीन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, दैट इज नोन एज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको बेटा हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए पहले क्या होगा कि हमारे टिश्यू है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया, वीना कैवा के अंदर, वीना कैवा से कहाँ पर गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में कहाँ पर आएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल के अंदर।
राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगे, लंग्स में लेकर जाएंगे, लंग्स में जैसी ब्लड जाएगा तो लंग्स के अंदर ब्लड जाकर कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, कहाँ पर, मेनली लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, अरोटा से टिश्यू में, टिश्यू में ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, अब ब्लड बन जाएगा डीऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड फिर सुपीरियर वेरिन में। और बेटा यही पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे चलता रहता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट डायग्राम ऑफ द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम 5 नंबर में आता है तो आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर कर आ सकते हैं, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा था। मुझे नहीं लगता है कि आपको लाइन टू लाइन याद करने की जरूरत है, इस फ्लो चार्ट को याद रखिए, सब कुछ चीज़ अच्छी तरीके से याद हो जाएगी और आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर आ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर वही ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, अच्छी तरीके से इसको समझते हैं कि सबसे पहले बेटा ये सुपीरियर वीना क्या हुआ है, ये सुपीरियर वीना क्या हुआ है, और सुपीरियर वेना क्या हुआ, ब्लड को लेकर आएगा पर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी लेकर आएगी लंग्स में, लंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी ऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड। अब देखिए रेड बन गया, मीन्स लंग्स से जो ब्लड निकल रहा है वो ऑक्सीनेटेड है। अब ऑक्सीनेटेड कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी वो सॉरी, अब जाएगा बेटा कहाँ पर, ये एरोटा के अंदर, और एरोटा से टिश्यू में, और टिश्यू से, टिश्यू में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। फिर टिश्यू से क्या होगा, ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, ऑक्सीजनेटेड में। और यही पूरी की पूरी कथा चलती रहेगी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, मीन्स यही पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहे, देखिए। ठीक है, चाहो तो आप इस तरीके से ही बना सकते हो कि सबसे पहले बेटा वीना क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वीना क्या हुआ है, सुपीरियर वीना क्या हुआ, इन्फीरियर वीना क्या हुआ, या राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेकर आएंगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पर जाएगा, लंग्स के अंदर। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीनेटेड में। ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, पल्मोनरी वेन्स में, मेनली पल्मोनरी वेन्स कहाँ पर लेके जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से अरोटा, और अरोटा से पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट हो जाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो अच्छी तरीके से बेटा इसको फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लो चार्ट। देखिए याद रखना बेटा, जो फिशेज होती है, देखिए लिख रखा है कि फिशेज हैव द सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। जो फिशेज होती है बेटा उनके अंदर हमको सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है, मीन्स उनके अंदर हमको 2 ही चैम्बर देखने मिलते हैं, एक तो होता है एट्रियम और दूसरा होता है बेटा वेंट्रिकल। जबकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब आपको सोचिए भाई, ये एक एट्रियम है, ये एक वेंट्रिकल है, किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीनेटेड भी यहाँ रहा है, डीऑक्सीनेटेड भी है, कैसे हो जाएगा। सो दैट्स वाई फिशेस के अंदर होता है बेटा वो मिक्सिंग ब्लड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो गिल्स के थ्रू देते हैं। ठीक, तो याद रखना, जो फिशेस होती है, पाइसिस होती है, फिशेस को पाइसिस बोलते हैं, तो बेटा वो जो करती हैं वो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम को बढ़ावा देती है, उनकी बॉडी के अंदर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिखा रखा है कि ये आर्टरी है, ये एट्रियम है, ठीक है, ये समझ लीजिए एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, और यहाँ से ब्लड ऐसे जाएगा। ठीक, देखिए नोट्स तो दिखा रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। मीन्स हमारे अंदर कैसे हो रहा है सर्कुलेटरी, वो फिशेस के अंदर कैसे हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, और हमारे अंदर कैसे हो रहा है। हमारे अंदर अच्छा खासा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है और इनके अंदर सिंगल है, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। ठीक है, देख नेक्स्ट बात आती है बेटा लिम्फेटिक सिस्टम की, किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब होता है बेटा, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता रहता है, तो कभी कभी कुछ अमाउंट ब्लड का चू जाता है और चू कर चला जाता है कहाँ पर, नीचे वाली वेसल्स के अंदर, जिनको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे समझ लो, ये ब्लड कैपिलरीज है, क्या है ये, और ये ब्लड वेसल है।
अब ये आपको देखने मिल रहा है कि छोटे छोटे से पोर्स हैं यहाँ ब्लड वेसल्स के अंदर, क्या है, छोटे छोटे से पोर्स हैं, ठीक है। अब नीचे ही क्या होगा, कुछ कैपिलरी, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जांपल बेटा ये ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड, और सॉरी ब्लड वेसल्स नहीं, लिम्फेटिक वेसल्स, क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स। इन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जब ब्लड यहाँ पर फ्लो करेगा, जब ब्लड यहाँ पर फ्लो करेगा तो वो ब्लड चूकर चला जाएगा कहाँ पर, नीचे वाली वेसल्स के अंदर, जिनको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लड का अमाउंट चला जाएगा, मेनली बेटा प्लाज्मा वगैरह ही जाता है, पूरा ब्लड नहीं जाता, सेल्स वगैरह नहीं जाते, तो फिर से क्या होगा कि ये जो ब्लड है, मीन जो चूकर आया ब्लड वेसल से निकलकर, जो ब्लड का कुछ कंपोनेंट या प्लाज्मा जो आया किसके अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आया, ये दोबारा घूम कर आ जाएगा ब्लड के अंदर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा। जैसे ही ब्लड के अंदर जाएगा तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का अमाउंट मेंटेन रहेगा। नॉर्मल हमारी ब्लड में कितना ब्लड, नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है, मेल के अंदर 5 लीटर से 5.5 लीटर, फीमेल के अंदर देखें तो 4.5 से लेके 5 लीटर तक ब्लड होता है। तो याद रखना बेटा, मेल के अंदर हेल्दी मेल के अंदर 5 लीटर से लेके 5.5 लीटर ब्लड होते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आधे लीटर ब्लड यहाँ पर चला गया है, तो जब यहाँ पर चला जाएगा लिम्फेटिक वेसल के अंदर ब्लड चला जाएगा तो आधे लीटर तो अमाउंट कम हो जाएगी ब्लड की, तो इसीलिए बेटा दोबारा रिवर्स लेकर ब्लड, जो ब्लड की अमाउंट ऊपर से आई है उसको दोबारा डाल देता है ब्लड के अंदर। इस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की अमाउंट को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ठीक है। सो लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो बेटा लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें क्या क्या होता है, थाइमस ग्लैंड होती है, स्प्लीन होती है जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जो आपको ग्रीन ग्रीन करके देखने होते हैं दैट इज लिम्फेटिक वेसल्स, और बेटा लिम्फ नोड्स होते हैं। अब देखो ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से ही फूल जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो वो अगर फूले हुए नोड्स हैं तो इसका मतलब क्या, इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। और इन्हीं नोड्स के अंदर जो WBC होती है वो दुखी भी रहती है, जैसे कोई बैक्टीरिया था तुरंत उसको धप्पा मारकर एकदम खा लेगी, ठीक है। देखिए, तो ये जो आपको ग्रीन कलर का जितने पार्ट देखने मिल रहा है वो सारा का सारा क्या बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स है, और जो आपको नोड से देखने मिल रहा है दैट इज लिम्फेटिक नोड। समझ में आ रही है बात। सो इट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। ये कंप्लीट हमारा स्केलेटल नहीं, वो स्केलेटल सिस्टम हड्डी जो है जो आपको ग्रीन ग्रीन देखने मिल रहा है दैट इज लिम्फेटिक वेसल्स। और बेटा एक यहाँ पर ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड का काम होता है एंटीबॉडीज को बनाना, टी लिम्फोसाइट्स को बनाना, ठीक है, जो मेनली इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, तो मेनली क्या क्या पार्ट होता है, देखिए यहाँ पर आपको देखने मिल रही है लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ठीक है। और जो हमारा पेल्विक रीजन होता है या निचला हिस्सा जो होता है वहाँ पर भी प्रेजेंट होती है, और कभी कभी फूल जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। देखिए, तो बेटा ये चीज़ क्या है, इट इज़ द लिम्फेटिक वेसल्स, इट इज़ द लिम्फेटिक वेसल्स। और बेटा ये जो आपको गांठें देखने मिल रही, इट इज़ नोन एज द लिम्फ नोड्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको, लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से लिम्फ नोड्स फूल जाएगा, ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से लिम्फ नोड जो होगा वो फूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। तो याद रखना लिम्फ नोड जो होता है बेटा वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, और मेनली इसका काम होता है कि ब्लड के अमाउंट को मेंटेन करना और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होता है, लिम्फ्स होता है, लिम्फ मीन्स वो फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स की चूने की वजह से, वो फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स के अंदर से निकलकर आ चुका है किसमें, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। अब उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, लिम्फ फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, लिम्फ फ्लूइड, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल्स होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है, एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन जैसे कि थाइमस ग्लैंड वगैरह, ये लिम्फेटिक सेल्स होती है। और याद रखना लिम्फेटिक सेल्स को, वो लिम्फ की जो सेल्स होती है दैट इज लिम्फेटिक सेल्स, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, सो लिम्फेटिक सिस्टम का काम है बेटा ये हमारी बॉडी को क्लीन करती है, और जो फ्लूइड चूकर आया उसको बैक टू ब्लड मीन्स ब्लड के अंदर दोबारा डाल देती है, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। और तो ये क्या करती है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल लेगी टिश्यू में से और बाहर भेज देगी उसको, एंड रिमूव द डेब्रिस फ्रॉम द सेल ऑफ द बॉडी मीन्स सेल के अंदर कोई कूड़ा वूड़ा है उसको भी निकालने का काम मेनली किसका होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का होता है।
एंड ट्रांसपोर्ट द फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना ही फैट होता है उन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी बेटा जिसका होता है मेनली लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। ठीक है,